हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सबको पता है कि आपका थर्ड सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ मटेरियल टेक्नोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट? मटेरियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे वो फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ में होगा मे बी, अभी उसका सिलेबस नहीं आया है। बट अब जो थर्ड में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जगह हम लोग मटेरियल टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, सो आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास है। ओके, तो जैसे कि मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिलेबस आपको बताया था, वैसे ही मटेरियल टेक्नोलॉजी में सिलेबस बताऊंगा मैं। और अब से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं है। ओके, तो थर्ड आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में मात्र आपको क्या पढ़ना है? मटेरियल टेक्नोलॉजी पढ़ना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जगह पे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम आपको बता दिया, मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो मटेरियल क्या होता है सबको पता है क्या? देखो, कभी किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या फिर कहीं पे भी मटेरियल क्या है? मटेरियल द इम्पोर्टेंट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। सीधी सी बात, बिना रॉ मटेरियल के हम कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, ये हर कोई जानता है। ओके, तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहला मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल के बिना हम किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं क्या? किसी भी वस्तु को बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब मटेरियल क्या, ऐसी मटेरियल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मटेरियल को उठाएंगे क्या? पत्थर को उठाएंगे, मिट्टी को उठाएंगे, मिट्टी को हम बोलेंगे उससे लोहा बन जाएगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। ठीक है, तो मटेरियल क्या होता है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, क्या हम उसमें कैसे उसका एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम अभी ये थर्ड सेमेस्टर में मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंडर में पढ़ेंगे। किसके अंडर पढ़ेंगे? मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक, ओके, ठीक है। अब कोर्स आउटकम, हमारा आउटकम क्या क्या है, ठीक, वो हम देखते हैं। तो हमारा आउटकम क्या क्या रहेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने से? हमको जो आउटकम मिलेगा, तो सबसे पहला, इंटरप्रेटेड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक, तो जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है, उसका क्या प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, किसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज कौन कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेन, हार्डनेस, ठीक है, जो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। ठीक, तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सबको पता होगा। नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ कि कितना टफ है, कितना हार्ड है, कितना स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वैसे ही मटेरियल में देखा जाता है। तो उसके जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज भी सेट होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़े? ये हमारा आउटकम रहेगा फर्स्ट। ये हम जब सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो हम जानना चालू कर देंगे कि कौन सी इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर में कौन सी प्रॉपर्टीज रहती है, कौन सी प्रॉपर्टीज ज़्यादा रहती है, कौन कौन से मेन प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब हम जानना चालू कर देंगे। ठीक है, सेकेंड आउटकम होगा, एनालाइज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। ठीक, तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, मतलब मेटल का जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब आप समझते होगे कि जैसे मैंने लोड लगाया, कोई एक्सटर्नल लोड लगाता हूँ, ठीक है, जैसे इलास्टिक में समझते हो, इलास्टिक को फैलाओ, और क्या होता है, जैसे ही मैं अपना लोड मतलब उसको खींचता हूँ, तब तक वो क्या अपना शेप चेंज करता है, जैसे ही मैं छोड़ता हूँ वापस अपने शेप में आ जाता है, दैट इज इलास्टिक। बट प्लास्टिक क्या होता है, यदि मैं उसको खींचूंगा या फिर उसमें एक्सटर्नल लोड लगाऊंगा और वो वैसे ही बन जाएगा, वापिस अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आता। ठीक है, वो डिफॉर्म आता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म आता है, दैट कॉल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, तो हम एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा प्लास्टिक डिफॉर्म मटेरियल है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मेटल्स है, कौन कौन से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मेटल्स है। ओके, देन थर्ड आउटकम है, इंटरप्रिटेट द फेज डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरप्रिटेट द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है?
अब जैसे कि कोई मेटल है, किसी भी मेटल को आप क्या करोगे, लाइक लोहा, लोहा सब जानते हो, स्टील सब जानते हो, तो उसको यदि पिघलाए, ठीक है, तो उसको पिघलाए मतलब उसको क्या किए, गर्म किए, तो गर्म किए तो कौन सा पॉइंट पे वो गर्म होना स्टार्ट होगा, कौन से सॉरी मेल्ट होना स्टार्ट होगा, पिघलना स्टार्ट होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे जाकर पूरा पिघल जाएगा, कौन कौन से पॉइंट में कौन कौन से फेसेस बनाएंगे, ठीक, तो ऐसे ही फेज डायग्राम हमको पढ़ना है। ओके, आयरन कार्बन डायग्राम फेज डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देन टीटीटी डायग्राम। अब फेज डायग्राम में एक आ जाता है फेज डायग्राम विच टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम के साथ फेज जो चेंज होता है और किस किस टेम्परेचर में चेंज होता है वो भी हमको पढ़ना रहेगा, ठीक। देन पढ़ना रहेगा, दैट मीन्स हम जान पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे आफ्टर दिस टोटल, मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये आप जानने के लायक हो जाएंगे। देन सेलेक्ट फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट। तो फेरस मटेरियल कौन सा है, नॉन फेरस मटेरियल कौन सा है, ठीक है, फेरस कौन कौन सा है, शायद मैं जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइक स्टील, ठीक है, स्टील कौन सा है, फेरस मटेरियल है। नॉन फेरस में जैसे कि अब आपका फिर अब स्टील, इसमें स्टील हो गया और कास्ट आयरन हो गया, तो उसको अलग अलग से डिवाइड किए हैं, ठीक है, ये फेरस मटेरियल्स हो गए। तो ऐसे ही इसको कौन सा फेरस है कौन सा नॉन फेरस है हम क्लासीफाई कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस कोर्स, ठीक है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। ओके, देन नेक्स्ट आपका योग 5, दैट मीन्स आउटकम ऑफ 5, कोर्स आउटकम ऑफ 5, पांचवा आउटकम क्या मिलेगा हमको, सेलेक्ट नॉन मेटेलिक मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक। अब जैसे हमको कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, कहीं पे किसी एप्लीकेशन पे नॉन मेटेलिक मटेरियल चाहिए, नॉन मेटेलिक मटेरियल, ठीक है, नॉन मेटेलिक मटेरियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस नॉन मेटेलिक मटेरियल को सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको जानना चाहिए कौन सा मेटेलिक मटेरियल है कौन सा नॉन मेटेलिक मटेरियल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, यदि हम इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो। देन सेलेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एज पर द रिक्वायरमेंट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस दैट मीन्स अब कोई मटेरियल को मुझे और हार्ड करना है, टफ करना है, ठीक है, हार्डनेस बढ़ाना है, तो कैसे करते हैं, कौन कौन सा प्रोसेसेस होता है, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जब हम पढ़ेंगे उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो, आप जान सकते हो, जब आप या एक्चुअल फील्ड में जाओगे तो आप फिर टफनेस बढ़ाने हीट और ये करने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन सेलेक्ट रिलेवेंट मटेरियल टेस्टिंग मेथड। अब उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेवेंट मेथड को भी आप सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट कि कौन से मटेरियल के लिए कौन सा टेस्टिंग बेटर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तक आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है मटेरियल टेक्नोलॉजी है। इस सब्जेक्ट को आप जितना अच्छे से पढ़ोगे आपको उतना मज़ा आएगा और उतना आपको फंडामेंटल क्लियर होगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है, इसी से आपको कनेक्टेड है जो आप डिज़ाइन पढ़ोगे आगे चल के डिज़ाइनिंग करोगे, ये सारी चीज़ें मटेरियल टेक्नोलॉजी से ही कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। मैं आज अब सिलेबस अब डिस्कस करता हूँ, ये तो आउटकम हो गया जब आप इस टोटल कंप्लीट करोगे तो, ठीक। तो ये आउटकम के बाद हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं क्या, जस्ट मिनट, मैं सेकेंड ये ले लेता हूँ। ओके, तो आउटकम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम कौन कौन से यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। यस, उसको डिस्कस करने से पहले कितने चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ, नहीं सॉरी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में ही डिस्कस करते हैं, अभी पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर मार्क्स की चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। ओके, ठीक है, ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 और यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है आपका प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। देखो यहाँ पे क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो लिखा हुआ है ये आपके चैप्टर्स हैं, इसी से क्वेश्चंस आएंगे, ये जो है इसी से क्वेश्चंस आएंगे, ये लैब के हैं। और ये आउटकम्स, इसमें कौन कौन सा आउटकम्स है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ये सारे आउटकम्स यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। ओके,
तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका पहला यूनिट जो है दैट इज प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी आप प्रोडक्ट बनाने कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसी न किसी का कोई ना कोई मटेरियल रॉ मटेरियल होता है जिससे आप उस प्रोडक्ट को बनाते हो। जैसे कि मैं चेयर बना रहा हूँ तो प्लास्टिक का चेयर है तो क्या रहेगा, प्लास्टिक रहेगा रॉ मटेरियल, उसका मटेरियल क्या रहेगा, प्लास्टिक लोगे तभी तो प्लास्टिक का चेयर बनेगा। ठीक है, तो यदि आप क्या बना रहे हो, लकड़ी का बेड बना रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल लकड़ी लेना पड़ेगा, वुड लेना पड़ेगा। वैसे ही इंजीनियरिंग में जब चले जाते हो तो नॉन फेरस मटेरियल्स हो गया। बट फेरस मटेरियल्स की बात करता हूँ तो आप इंजीनियरिंग मतलब जैसे कि सपोज टू स्टील, आप क्या बना रहे हो, खिड़की बना रहे हो, खिड़की बनाने के लिए क्या लोहे का जरूरत पड़ता है, आयरन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, स्टील का जरूरत पड़ता है। वैसे ही जब हम और आगे चले जाते हैं, फैन है, ठीक है, एरोप्लेन है, प्लेन का जो ये बनता है, ठीक है, कार है, कार की बॉडी जो बनती है, बाइसिकल मतलब साइकिल, और आपका जो गाड़ी है उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है, लोहे का यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है। तो कहाँ पे कौन सा मटेरियल बेस्ट सुटेड होगा, कब हम जान पाएंगे, जब प्रॉपर्टीज जान पाएंगे इंजीनियरिंग मटेरियल का, तो किसमें कौन कौन सी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहला इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसको कैसे कैसे क्लासीफाई किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, फिर उसके बाद फेरस को अगेन दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, स्टील एंड कास्ट आयरन। ठीक है, फिर अगेन स्टील को क्लासीफाई किया गया है, कास्ट आयरन को क्लासीफाई किया गया है। तो हम आगे चलकर पढ़ेंगे नॉन फेरस को भी ऐसी क्लासीफाई किया गया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ठीक, तो वो हम भी देखेंगे आगे चल के। ओके, देन के आप एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन मटेरियल, या आउटकम हुआ इसका। चलो ठीक है, आगे सेकेंड टॉपिक है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, फिजिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए अब किसी भी मटेरियल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक ये और सबका अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका जो प्रॉपर्टीज होगा अलग होगा। तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से, थर्मल प्रॉपर्टीज कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जैसे कि लोहे पे जो है कंडक्टिव, मतलब लोहा को सॉरी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट यदि लोहे पे लगा हुआ है तो आपको झटका लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उसका सुचालक है कि नहीं है। ठीक, तो ऐसा मतलब कि कौन सा, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बता देगा कि कौन सा सुचालक है, कौन सा सुचालक। चुंबक क्या है, वो चिपकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है उसमें। ठीक, तो कौन सा किसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है मटेरियल्स में, वो हम जान पाएंगे। ठीक, देन थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, तो अब क्रिस्टल सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वो साइज कैसा रहता है, ग्रेन कैसा रहता है, ये सब हम 1.3 में देखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है आपका जस्ट नेट, यस 1.4। ठीक है, 1.4, यस, जैसे 3 में मैंने बताया ग्रेन साइज हो गया और स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग 3 में देखेंगे। ठीक है, देन 1.4 क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्पेस लेटिस, यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी लेटिस। ओके, देखिए अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें बीसीसी किस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहते हैं। बीसीसी रहता है, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले कि बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब क्या होता है, कैसे कैसे रहते हैं, ये सारे हम इसके बाद इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। देन स्ट्रक्चर, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, इट्स यूज एंड केयर। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। और साइड बाय साइड आप देखेंगे, साइड बाय साइड यहाँ पे जैसे ASO 1.1, ठीक है, ASO 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो ये जैसे ही चैप्टर पढ़ेंगे ये आउटकम्स आपको समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने से सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में भी क्लियर हो जाता है, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सा। ठीक है,
ओके, मैंने जितना पढ़ाया आप अच्छे से समझ रहे हो, उसका बेसिक मीनिंग यही है। ठीक है, ये आउटकम्स आपको मिलेगा, ये आउटकम्स आपको पता ना आना चाहिए। तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, या आउटकम्स को आप साथ में मिलाना कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, ये आउटकम्स आपको मिलना चाहिए। ओके, देन ये तो चैप्टर नंबर 1 हुआ। ठीक है, ये नीचे असाइनमेंट्स दिया हुआ है, कुछ कुछ असाइनमेंट्स है। ठीक है, ये असाइनमेंट्स आपको करते जाना है साथ साथ में। ठीक है, ओके, देन अब चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, जस्ट मिनट। चैप्टर नंबर 2, ओके, I think yes, we start chapter number 2 from here only. Yes, यहाँ से हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। ये क्या चैप्टर नंबर 2? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसको इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो जैसे हम किसी चीज़ पे लोड लगाते हैं तो वो वापिस अपने लोड हटाने के बाद वापिस अपने शेप में आ जाता है, दैट इज इलास्टिक। और यदि वो शेप में नहीं आ पाता है, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता और डिफॉर्म हो जाता है, दैट कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, तो हम आपका जो चैप्टर नंबर 2 में है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पूरा पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टल्स। ठीक, देन स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ही हमको, जैसे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसी से ही हमको पता चलता है कि कहाँ तक इलास्टिक हो रहा है, देन कहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू हो रहा है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, एक तरफ स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेन रहता है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में कोरिलेशन। तो ये सारी चीज़ें हम मटेरियल से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप यदि स्ट्रेस स्ट्रेन भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंजीनियरिंग से मैकेनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो आपको मटेरियल्स क्लियर होने चाहिए। यदि मटेरियल टेक्नोलॉजी क्लियर है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें यील्ड पॉइंट फिनोमिना, ठीक, देन स्ट्रेन हार्डनिंग, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे और इसके आउटकम्स होंगे। ओके, मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा आउटकम्स भी बताते जाऊंगा। आउटकम्स को हम साथ साथ में देखते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 3, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। जस्ट मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये चैप्टर नंबर 3 में दिस वन इज 2, दिस वन इज चैप्टर नंबर 3। ठीक, ओके, अब यहाँ पे देखिए फेज डायग्राम। चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका? फेज डायग्राम। फेज डायग्राम मतलब, अब हम बोलते हैं ना कि ये अभी लिक्विड फेज में है, ये सॉलिड फेज में है, सेमी सॉलिड फेज में है, हम फेज बनाते हैं। तो उसी का फेज डायग्राम हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमको आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, और उसके बाद टीटीटी गैस डायग्राम क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लस टाइम एंड टेम्परेचर डायग्राम। ठीक, ये क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे? आपका यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आयरन कार्बन डायग्राम है, सारी चीज़ें, उसमें क्या क्या रिएक्शंस होता है, जैसे यूटेक्टिक, यूटेक्टाइड एंड क्या बोलते हैं प्रीटेक्टॉइड। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 में। फेज जैसे जैसे चेंज होगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, सॉलिड से फिर लिक्विड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से सॉलिड, या फिर सॉलिड से सेमी सॉलिड, देन लिक्विड। ठीक है, जो फेसेस हैं कैसे चेंज होता है, ये चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, डिटेल डिस्कशन हम लोग उसमें करेंगे।
जब हम पढ़ेंगे तो, और ये क्या आउटकम। ठीक, देन चैप्टर नंबर 3 के बाद है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज मेटेलिक मटेरियल। मेटेलिक मटेरियल, अब देखो जैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेटेलिक मटेरियल कौन कौन से हैं। तो अब जो मेटेलिक मटेरियल आए लाइक स्टील हो गया, ठीक है, और कास्ट आयरन हो गया, तो जो मेटेलिक मटेरियल है वो उसकी प्रॉपर्टी वो क्या है, कैसा क्या कौन कौन से मटेरियल्स है, ठीक, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, वो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देन आपका मेटेलिक मटेरियल के बाद है, ओ सॉरी, थर्ड हुआ यस, ये थर्ड फेज आएगा मेटेलिक मटेरियल के बाद। फोर्थ जो है, फिफ्थ यूनिट जो है दैट इज नॉन मेटेलिक मटेरियल, अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक मटेरियल, मेटेलिक मटेरियल के बाद नॉन मेटेलिक मटेरियल कौन कौन सी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम चैप्टर यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 6, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। हीट ट्रीटमेंट बोलने का मतलब क्या होता है कि आप क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने पढ़ लिया कौन सा मेटेलिक है, ठीक है, मेटेलिक कौन सा है, नॉन मेटेलिक कौन सा है, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको अब समझ में आएगा कि कौन से मटेरियल को और ज़्यादा मतलब हमको हार्ड करना है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस, क्योंकि एप्लीकेशन सबके अलग अलग होंगे। जैसे कि मैं यदि किसी मुझे मतलब पंखा चाहिए, पंखे का ब्लेड चाहिए तो उसका एप्लीकेशन अलग है, यदि मुझे खिड़की चाहिए तो उसका एप्लीकेशन अलग है, ठीक है, तो उसके यूजेस अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स भी अलग अलग होंगे, और कहाँ पे हार्ड चाहिए, कहाँ पे सॉफ्ट चाहिए, ठीक, कहाँ पे मेरे को स्ट्रेन ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ को और इन्हेंस करते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा, ठीक है, प्रॉपर्टी को और बढ़ाते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू। तो ये कौन कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, और टीटीटी डायग्राम भी इसी में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, यस, चैप्टर नंबर 7 आपका यस 7, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। अब हम लोगों ने जैसे जैसे कंप्लीट किया सारे पॉइंट्स की, सबसे पहला प्रॉपर्टीज देख लिए, प्रॉपर्टीज के बाद उसके फेसेस देख लिए, देन प्लास्टिसिटी उसके जो प्रॉपर्टीज थी उसी को अच्छे से और पढ़ लिए, देन मेटेलिक, देन नॉन मेटेलिक, ऐसा करके सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट करने किए। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ा दिए। अब उसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, हमको पता कैसे चलता है कि जैसे उसमें जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जैसे हार्डनेस बोलता हूँ, तो हार्डनेस कैसे पता चलेगा कि कितना हार्ड है, ऐसा तो नहीं कि हार्ड है बोलने से चल जाएगा, कितना हार्ड है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम कौन से टेस्टिंग के थ्रू, किस मटेरियल की कौन सा टेस्टिंग होता है, कैसे हम प्रॉपर्टीज को निकालते हैं, वो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे।
यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। ओके, देन सॉरी देन आपका अब हम देखते हैं फाइनली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। ओके, कितने यूनिट्स हैं? 7 यूनिट। फर्स्ट यूनिट मैंने जैसे बताया प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सेकेंड यूनिट, फेज डायग्राम थर्ड यूनिट, मेटेलिक मटेरियल, नॉन मेटेलिक मटेरियल फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट, देन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए 6 यूनिट, ठीक है, और उस मटेरियल्स को टेस्टिंग करने के लिए 7 यूनिट की, मतलब जो आपने प्रॉपर्टीज जैसे बढ़ाया या फिर जो मटेरियल है उसमें कितना हार्डनेस कितना है, स्ट्रेंथ कितना क्या है, वो हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल से ही पता चलेगा। तो ये कैसे करते हैं उसमें चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, जस्ट बेसिक आपका मैं बोल सकता हूँ इंट्रोडक्शन और सिलेबस का। अब किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मतलब मटेरियल किससे, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर से। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फेज डायग्राम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मेटेलिक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नॉन मेटेलिक 8 मार्क्स, ठीक, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील 12 मार्क्स, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल 10 मार्क्स। तो ऐसे करके टोटल 70 मार्क्स का आपका क्या होगा, थ्योरी एग्जाम होगा। ओके, ठीक है, और ये लैब के बारे में भी जानकारी है, जो लैब क्लासेस में जो सर ले रहे हैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं। या आपको जस्ट मैंने जनरल इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे और उसी को कंप्लीट करेंगे।